हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में इस पेपर में हम सबसे पहले आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आर्बिट्रेशन माध्यस्थम के बारे में कि माध्यस्थम क्या होता है, कैसे माध्यस्थम के द्वारा किन्हीं पक्षकारों के बीच में हुए विवादों को निपटाया जा सकता है, और सुलह के बारे में कि किस प्रकार से किन्हीं दो पक्षकारों के बीच में हुए विवादों को सुलह के माध्यम से निपटाया जाता है। इस पेपर में हमने आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 यानी माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 हमने पूरा किया। उसके बाद हम अल्टरनेटिव और विकल्प क्या है विवादों को निपटाने के न्यायालय किसके अलावा, उस बारे में हम बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बारे में देखा था। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत किन्हीं पक्षकारों के बीच में हुए विवादों को न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर किन्हीं वैकल्पिक व्यवस्थाओं के द्वारा विवादों को निपटाने की ये प्रक्रिया है, जिसमें हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत लीगल सर्विसेज वे कौन से व्यक्ति हैं जो कि हकदार हैं लीगल सर्विसेज लेने के, विधिक सेवाएं लेने के। पिछली क्लास में हमने लीगल सर्विसेज के बारे में देखा था। इस एक्ट में सबसे पहले हमने लीगल सर्विसेज के बारे में पढ़ा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में लीगल सर्विसेज क्या है, क्या होती हैं, कैसे दी जाती है, उस बारे में। आज की क्लास में हम इन लीगल सर्विसेज को कौन से व्यक्ति ऐसे हकदार हैं जो कि ऐसे विधिक सेवा लेंगे, उस बारे में देखेंगे। तो पर्सन एंटाइटल्ड फॉर द लीगल सर्विसेज, विधिक सेवा के हकदार व्यक्ति। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 और 13 में विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है कि वो कौन से व्यक्ति हकदार हैं जो विधिक सेवाएं लेंगे। विधिक सेवा पाने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा धारा 12 के अंतर्गत हकदार माने गए। तो वो व्यक्ति कौन कौन से हैं? वो व्यक्ति हैं सबसे पहले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य, यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट एंड एसटी के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, एससी एसटी के जो लोग हैं, वो लोग विधिक सेवा पाने के हकदार हैं। दूसरा, व्यापार, मानव व्यापार अथवा संविधान के अनुच्छेद 23 के अधीन निर्देशित बेगार से पीड़ित व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो मानव व्यापार या अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो बेगार से पीड़ित व्यक्ति हैं, वो लोग भी विधिक सेवा पाने के हकदार हैं। कोई स्त्री अथवा बालक, यानी ऐसी कोई स्त्री है, महिला है या कोई बालक है जो कि विधिक सेवा लेना चाहता है, विधि के बारे में जानना चाहता है, अधिकार दायित्वों या न्यायालय में जाने के या न्यायालय के प्रोसीडिंग के बारे में जानना चाहता है, तो कोई स्त्री अथवा बालक वो भी विधिक सेवा लेने के हकदार व्यक्ति है। फिर ऐसा कोई निर्योग्य व्यक्ति, निर्योग्य व्यक्ति कौन? डिसेबल्ड पर्सन, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1955 की धारा में 2 में जो निर्योग्य घोषित किया गया व्यक्ति है, वो सब इसमें निर्योग्य कहलाएगा। अब ये निर्योग्य व्यक्ति फिर कौन है? डिसेबल्ड पर्सन कौन है? ऐसा व्यक्ति जो कि अपने विधिक सेवाओं को लेना चाहता है, तो वो सिर्फ इस कारण से कि वो निर्योग्य है, क्या वो विधिक सेवा नहीं पाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसे विधिक सेवाओं फिर भी दी जाएगी चाहे वो निर्योग्य है। अब निर्योग्य यहाँ पे पागल, मूढ़ को भी कहा गया है, तो वो डिसेबल्ड पर्सन है। तो यह एक एक्ट बता रखा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1955 के सेक्शन 2 में जितने भी व्यक्ति निर्योग्य बताए गए हैं, वो सभी यहाँ पे निर्योग्य माने जाएंगे और वो सारे व्यक्ति विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार धारा 12 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत माने जाएंगे। फिर निम्न से पीड़ित व्यक्ति, फिर और कौन से व्यक्ति विधिक सेवाएं लेने के हकदार हैं? लोक उपद्रव से। लोक उपद्रव क्या? जैसे कि बाहर लोग
यानी कि जनता में आपस में उपद्रव हो गया है, ऐसी कोई बात हो गई है जिससे कि कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया है, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया है, भीड़ में दब गया है। लोक उपद्रव में जातिगत हिंसा में, जातिगत हिंसा कौन सी, जैसे SC ST आपस में भिड़ गए, कोई बात हो गई और उसमें किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो गया तो वो पीड़ित व्यक्ति है। जातिगत अत्याचार, किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर उसके साथ अत्याचार किया गया तो वो व्यक्ति भी। बाढ़ आ गई, बाढ़ से, सूखे से, भूकंप से, तो अगर बाढ़ आ गई है, बह गया है मकान, खेत डूब गए हैं, सूखा पड़ गया है, कोई आगे व्यवस्था नहीं कर पा रहे, भूकंप आ गया है, बिल्कुल ढह गया है मकान, औद्योगिक उपद्रव हो गए हैं। औद्योगिक उपद्रव क्या, यानी कि आपस में ही मालिक और मजदूरों के बीच में किसी तरह का कोई मनमुटाव हो गया है, जिससे कि उपद्रव फैल गया है, मांगों को नहीं माना गया, हड़ताल हो गई है, तो ऐसे उपद्रव हो गए जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। फिर अभिरक्षा में होने वाले व्यक्ति, जो जिसमें निम्न भी शामिल है। अब कौन कौन से अभिरक्षा में होने वाले व्यक्ति, ये सारे व्यक्ति भी लोक उपद्रव से, जातिगत हिंसा से, जातिगत अत्याचार से, बाढ़ से, सूखा, भूकंप, उपद्रव, औद्योगिक उपद्रव, इनसे भी पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति भी विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार है। फिर अभिरक्षा में कौन व्यक्ति, अभिरक्षा में वो व्यक्ति जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2 के अंतर्गत संरक्षण गृह यानी कि प्रोटेक्शन होम की अभिरक्षा में है, वो व्यक्ति भी विधिक सेवा पाने के हकदार है। किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा 2 के अंतर्गत किशोर गृह यानी कि जुवेनाइल होम की अभिरक्षा में अगर कोई बालक है तो वो व्यक्ति भी विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के अंतर्गत मानसिक चिकित्सालय अथवा मानसिक नर्सिंग होम आदि की अभिरक्षा में, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस किसी तरह का कोई दिमाग का अगर उसकी कोई इलाज चल रहा हो या किसी प्रॉब्लम में आ गया हो और वो मानसिक चिकित्सालय में भर्ती है, तो ऐसा व्यक्ति भी विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार है। ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की दशा में 12,000 रुपये तथा अन्य न्यायालय में चल रहे मामले की दशा में 9,000 रुपये से कम हो, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आय सीमा में वृद्धि की जा सकती है। ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए 12,000 रुपये, 9,000 रुपये, ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस सीमा में वृद्धि की जा सकती है, तो वो लोग भी विधिक सेवा पाने के हकदार हैं। इसी तरीके से किसी भी श्रेणी में आने वाले व्यक्ति विधिक सेवा पाने के हकदार होंगे, जो अभी आपको बताया। लेकिन अधिनियम की धारा 13, ये तो 12 में वो हकदार व्यक्ति माने गए विधिक सेवा प्राधिकरण में, लेकिन धारा 13 में ये कहा गया है कि विधिक सेवाओं के लिए संबंधित प्राधिकरण का यह समाधान हो जाना भी जरूरी है। आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा प्रथम दृष्टया मामला है, यानी कि ये नहीं कि कोई व्यक्ति अगर विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए आ रहा है तो उसको दे दें, नहीं, उसका वाद चलने योग्य होना चाहिए, उसका वाद प्रतिरक्षा योग्य होना चाहिए, तभी उसको विधिक सेवा दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान हैरान करने के लिए कर रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर धारा 13 में ये भी कहा गया है कि विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से शपथ पत्र पेश किए जाने की अपेक्षा की गई है कि वो शपथ पत्र दे कि वो विधिक सेवा लाना चाहता है। मतलब ये कि विधिक सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आय के संबंध में उस व्यक्ति का शपथ पत्र पर्याप्त होना होगा, बशर्ते कि शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हो, यानी कि वो शपथ पत्र के साथ अपनी बात कहेगा। फिर यहाँ पे मैं एक केस आपको बता रही हूँ, सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश संघ क्षेत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना व्यक्ति का मूल अधिकार है। ऐसे मामले में न्यायालय को अभियुक्त के आवेदन का इंतजार नहीं करना चाहिए। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को इस अधिकार के बारे में जानकारी दे या जानकारी उसको उपलब्ध कराए। तो ऐसे वो व्यक्ति हैं, तो ये वो व्यक्ति हैं जो विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार हैं, पर्सन इंटाइटल्ड फॉर द लीगल सर्विसेज। आगे हम एक और पॉइंट की बात करते हैं, राइट ऑफ अ प्रॉपर अक्यूज पर्सन फॉर द लीगल एड। निर्धन अभियुक्त का विधिक सहायता का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो उसको विधिक सहायता का अधिकार है, इस बारे में बात करेंगे। मानव विधिशास्त्र की मान्यता है कि निर्धनता ऐसा अभिशाप नहीं है कि उसे कानून भी संबल प्रदान न करे। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति रहे श्री कृष्ण अय्यर, उन्होंने भी ये कहा है कि निष्पक्ष विचारण एवं समान न्याय से निवारित करने का अधिकार किसी कभी भी निर्धनता नहीं हो सकती, यानी कि सिर्फ इस कारण से कि वो निर्धन है उसको न्याय ना दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में विधि शासन की स्थापना तब तक नहीं
मानी जा सकती जब तक कि वह प्रत्येक व्यक्ति कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त न कर सके। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आर्थिक अभावों के कारण विद्यमान कानून के अधीन अपना बचाव नहीं कर पाता है तो वह विधि शासन की विफलता का यह प्रत्यक्ष उदाहरण होगा। भारत में विधिक सहायता की अवधारणा नई नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चली जा रही है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ये प्रासंगिकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को लीगल एड विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है। लेकिन यहाँ पे निर्धनता इसलिए कहा गया है क्योंकि अमीर व्यक्ति तो क्या करेगा कि उसे जो भी कोर्ट फीस लगती है या कोर्ट के जो भी कार्य होते हैं या वकील को देने वाली फीस होती है वो तुरंत से उपलब्ध करा सकता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति ये नहीं कर सकता। तो सिर्फ इस कारण से कि उसको ना दी जाए ऐसा नहीं होता, और उसको भी, निर्धन व्यक्ति को भी विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यह सहायता मेरे को नहीं दी जा सकती। इसीलिए सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को, जो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसको विधिक सहायता मिले, उसको सबसे पहले आवश्यक है कि वो अपने आप को निर्धन घोषित कराए। फिर जब वो क्लियर हो जाए कि वो निर्धन है, उसके पास कोई साधन नहीं, तब उसको विधिक सहायता दी जाती है। आगे हम देख रहे हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 22 और 38 यद्यपि न्यायालय के सम्मुख निर्धन व्यक्ति को विधिक सहायता देने का अस्पष्ट प्रावधान करते थे, परंतु इस संबंध में विशेष स्पष्ट प्रावधान 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 सब क्लॉज ए के द्वारा जनमानस को प्राप्त हुआ। भारत के संविधान में इस अनुच्छेद को यह निर्णय निर्देशक तत्व के रूप में सम्मिलित होने से यह बात अब निर्धारित रूप से स्थापित हो चुकी है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विधिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्ट या सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या योजना द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जैसे महत्वपूर्ण वाद हुए हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव का बिहार राज्य एवं खत्री बनाम बिहार राज्य में दिए गए निर्णय द्वारा उपयुक्त बात ये जो है ये सिद्ध भी की गई है। किंतु वर्तमान में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 में स्पष्ट किया गया है और स्पष्ट निर्देशित है कि सेशन न्यायाधीश के सम्मुख विचारण में निर्धन व्यक्ति या निर्धन अभियुक्त की प्रतिरक्षा हेतु राज्य के खर्च पर अधिवक्ता प्रदान किए जाएंगे। यह धारा राज्य सरकार को यह भी शक्ति देती है कि वह इस अधिकार का विस्तार राज्य के अन्य न्यायालय के सम्मुख होने वाले किसी भी विचारण के लिए कर सकती है। यह धारा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसे अधिवक्ता की नियुक्ति सुविधाएं एवं राज्य सरकार से मिलने वाले शुल्क से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। व्यवहारिक मामलों में यह व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के नियम 9 आदेश 33 के अंतर्गत मिलते जुलते हैं। निर्धन को विधिक सहायता देने के लिए सन 1987 में भारत की संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के नाम से एक स्वतंत्र एवं विशिष्ट विधान का निर्माण किया, जो इस अधिनियम के अंतर्गत विधिक सहायता शब्द का स्थान विधिक सेवाओं ने लिया और इसी तुलना के रूप में ज़्यादा विस्तृत शब्द है। राजस्थान राज्य में निर्धन को सहायता देने हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान विधिक सहायता नियम 1984 का निर्माण किया। इसके अंतर्गत जिला एवं तहसील स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। वास्तव में न्यायालय विधिक सहायता एवं विधिक सेवाओं को राज्य की तरफ से दिया जाने वाला दान या हितकारी कार्य की श्रेणी में रखते थे, किंतु 1978 में न्यायिक रुझान में एक अच्छा परिवर्तन देखा जा सकता था, जो कि मानव हर्षवर्धन राव हॉस्की बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि राज्य का एक कर्तव्य है कि वह निर्धन को विधिक सहायता प्रदान करे। इसी तरीके से हुस्न आरा खातून के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आपराधिक मामलों में निर्धन व्यक्ति को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवा उसका एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे सरकार के द्वारा मना नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से खत्री बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार आर्थिक एवं प्रशासनिक असमर्थता का बहाना लेकर निर्धन अभियुक्त को दी जाने वाली विधिक सेवाएं संबंधी संवैधानिक दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती। न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर विधिक सहायता की दलील दी गई है। तो निर्धन अभियुक्त को दी जाने वाली विधिक सेवाएं
या विधिक सहायता उसका निर्धन व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय ने एक नए एवं प्रसिद्ध वाद सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अंततः करके विधिक सहायता जैसे पुनीत कार्य को और गरिमा प्रदान की है। फिर इन सब न्यायिक घोषणा से इस तथ्य को बहुत मजबूती से स्पष्ट किया गया है कि अब न्यायपालिका निर्धन अभियुक्त को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के संवैधानिक दायित्व पूरा करने में और अधिक प्रतिरक्षक रहने के विचार में बिल्कुल नहीं है। यदि इस अधीन अभियुक्तों की निःशुल्क विधिक सहायता नहीं दी गई हो तो विचार के स्वयमेव ही संवैधानिक निर्देशों का उल्लंघन करने से अप्रभावी हो जाने का खतरा हो जाता है। तो इन सब समस्याओं के निदान हेतु न्यायालय को चाहिए कि वह इन निर्धन अभियुक्तों हेतु उत्तम एवं कुशल अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने का प्रयास करे। भारत में कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के समान अवसर से वंचित न हो, इसलिए जरूरी है कि निर्धन अभियुक्त को भी यथोचित विधिक सहायता से निवारित न रखा जाए। तो यहाँ पे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में राइट ऑफ अ प्रॉपर एक्यूज पर्सन फॉर लीगल एड के बारे में बात की गई है और ये क्लियर कहता है, साफ स्पष्ट कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर वो निर्धन है तो इस कारण से कि सिर्फ वो निर्धन है उसको विधिक सहायता न दी जाए, ऐसा नहीं है। यह उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो विधिक सहायता प्राप्त कर सके। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत और आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।